तो जी 1 अगस्त 2025 को दो मूवीज एक साथ रिलीज हुई हैं, सन ऑफ सरदार 2 एंड धड़क 2। दोनों मूवीज जो है वो सेकंड पार्ट सीक्वल हैं। एक जो है वो दिन में जरा ज्यादा बजट की है, एक कम बजट की है, लेकिन किसका मैसेज जो है वो कन्वेइंग था, किसकी थीम कन्विंसिंग थी और कौन सी चीजें थी दोनों मूवीज में जो इम्प्रूव हो सकती थी, तो इन चीजों के बारे में मैं बात करूंगी आज। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इनका कंपैरिजन, क्योंकि जाहिर है दोनों मूवीज जब एक साथ रिलीज हुई है तो कंपैरिजन तो बनता है। और फिर पर्सनली मैंने किस चीज़ को एंजॉय किया और मैं क्या आपको रिकमेंड करूँगी कौन सी मूवी। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी ये बताना पसंद करूँगी कि अगर आप इस जॉनर के फ़ैन हैं तो आपको इस मूवी के लिए जाना चाहिए, और अगर आप जो है वो ये चीज़ पसंद करते हैं तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। जल्दी से दी हॉट प्लेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी सन ऑफ सरदार 2 की अगर मैं पहले बात कर लूँ, क्योंकि इसकी जो है वो ज़रा हाइप भी थी। ये जो वो 25 जुलाई को स्केड्यूल थी, लेकिन सैयारा जो ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई है और उसकी जो चर्चे थे हर तरफ, उसकी वजह से जो वो मूवी पोस्टपोन हुई है 1 अगस्त को। तो सन ऑफ सरदार 2 की बात कर लेते हैं। अजय देवगन की ये फिल्म है। इट इज़ एन हिंदी कॉमेडी फिल्म। और अच्छा, और इसका जो डायरेक्टर है वो विजय कुमार अरोड़ा है एंड इट इज़ जॉइंटली प्रोड्यूस्ड, जिसमें अजय देवगन शामिल है। सन ऑफ सरदार जो है वो आई थी 13 साल पहले, और इसका ये स्टैंड अलोन सीक्वल है। सन ऑफ सरदार याद रहे कि बहुत ज़्यादा उसने रिकॉर्ड्स बनाए थे। इस मूवी को जो है वो रिलीज तो हो गई है। इसका बजट जो है वो 150 करोड़ का बजट है। तो इसके लिहाज से जो है उसने क्या परफॉर्मेंस दी है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके जो मेन स्टार्स हैं वो है अजय देवगन, जो प्ले कर रहे हैं जसविंदर सिंह यानी जस्सी। मृणाल ठाकुर उनके साथ हैं एज राबिया, जो कि एक पाकिस्तानी गर्ल बनी है, और रवि किशन है एज राजा। नीरू बाजवा थोड़ा सा उनका रोल है, अपेयरेंस है एज डिम्पल। चंकी पांडे भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं दानिश के तौर पे, वो भी एक पाकिस्तानी बने हैं। और रोशनी वालिया, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने जो है वो मिक्स परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो मैं सबके बारे में बात करूँगी। रवि किशन की जगह जब वो शुरू में संजय दत्त को इस मूवी में होना था, लेकिन पर्सनल रीजंस की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके। इसकी जो फोटोग्राफी है वो एडिनबरा में हुई है और फिल्मिंग लंदन और पंजाब इंडिया में हुई है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी स्टार्ट, जिसका मेन थोड़ा सा जो प्लॉट है वो किस तरीके से होती है कि अजय देवगन जो है वो उसको दिखाया ही इज़ मैरिड, और जो कि डिम्पल से मैरिड है, नीरू बाजवा जो प्ले कर रही हैं। और ये दोनों जो है वो बहुत अर्से तक सेपरेट रह रहे हैं। वो अपनी माँ के साथ रहता है इंडिया में, फिर उसका वीज़ा आ जाता है, वो उसकी बीवी से बुला लेती है लंदन, और लेकिन पता चलता है कि वो तो डिवोर्स के लिए बुला रही है। तो इस तरह इनकी सेपरेशन हुई हुई है और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है वो। तभी उसको जो है वो उसकी मुलाकात होती है राबिया से, जो कि एक पाकिस्तानी गर्ल है, जो कि डांसर्स हैं और डांसर लोग हैं। उसका हस्बैंड भी उसको छोड़ के चले जाता है, चीट कर लेता है। अब क्या है कि राबिया के घर में जो है वो उसकी एक बेटी भी है, जो कि स्टेप डॉटर है, जो कि उसकी बेटी नहीं है एक्चुअली। जो उसका हस्बैंड था पहले उसने उसकी बहन से शादी करी थी, उसकी डेथ हो गई तो उसने उससे शादी कर ली। और फिर जो उसकी बेटी है वो अब किसी को पसंद करती है, लेकिन वो जो लोग हैं वो बड़े पॉलिटिकली एक इस तरह के लोग हैं कि जिनके लिए इंडिया बड़ा मैटर करता है। तो इस तरह जो है वो जस्सी और राबिया उसके पेरेंट्स बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, और जस्सी जो है वो कर्नल खुद को शो कर रहा है मूवी में कि भाई वो कर्नल है। तो इस तरीके से पूरी मूवी जब उसके अराउंड घूमेगी, कॉमेडी होती रहेगी, और जस्सी और राबिया के दरमियान जो डायनामिक क्रिएट होगी वो भी इसी ड्रामे के दरमियान होगी। एक तो ये कि ये हाई बजट मूवी है, कलरफुल है, डांस कल्चर इस तरीके की चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा हैं। सॉन्ग्स और म्यूज़िक का एडिशन है, कलर्स, थीम्स, इसके अलावा कॉमेडी बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड और वाइब्रेंट किस्म के इसके जो है वो डायलॉग्स हैं। वो थोड़ा सा जो है वो नॉइजी एक इन्वायरमेंट है इस मूवी का। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जो कि ज़्यादातर वही चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान रिलेटेड कॉमेडी दैट वाज अननेसेसरी, क्योंकि आप को बस एक मौका चाहिए इस तरीके की एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करने का मूवीज़ में, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉमेडी कोई भी कैच कर पाए हैं। क्योंकि राबिया को जो वो पाकिस्तानी दिखाना, फिर उसके हस्बैंड को पाकिस्तानी दिखा के ये शो करना दैट ही इज़ आफ्टर रशियंस एंड दिस एंड दैट, और फिर वो छोड़ के चला जाएगा, आखिर में आ जाएगा। वेडिंग्स जो है वो इन लोगों की बहुत बोरिंग होती हैं, और इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके की बातें हैं जो कि थोड़ा सा अननेसेसरी है, फोर्स है एंड पोजिंग ऑफेंस। बाद राबिया जो वो पाकिस्तानी गर्ल को पोर्ट्रे करने के लिए, जिस तरह मृणाल ठाकुर का सीन था जब वो आती है अजय देवगन यानी जस्सी के सामने और वो कहती है अस्सलाम वालेकुम। अब ये अस्सलाम वालेकुम और इस तरीके की मतलब टोन बना के बोलना,
आई डोंट लाइक दीज थिंग्स एट ऑल कि जो इंडियन मूवीज़ में पाकिस्तानी हो या जो ये लोग फॉरेनर्स को दिखाते हैं कि वो जब इंग्लिश बोलने लगते हैं तो वो इंग्लिश और हिंदी मिला के उनको पता नहीं क्या बनाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से वो करते हैं, कहाँ से उठा के अंग्रेज़ ये लोग लेके आते हैं मूवीज़ में। तो मुझे इनका ये जो फ्रेमिंग है ना दूसरी आइडेंटिटी या नेशनैलिटी को करना और उसको कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो दैट अस्सलाम वालेकुम वॉज रियली क्रिंज एंड उस चीज़ का सहारा लेके आपने जब वो कॉमेडी बनाई है, सो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सन ऑफ सरदार के लेवल पे आके अजय देवगन जो बहुत ज़्यादा एज लग रहे हैं। दूसरी बात, जब वो हीरोइन की तरफ देखने की भी कोशिश कर रहा है विद लव, he just ended up looking psychotic. He is not coherent with the hero material anymore. पाकिस्तान की अननेसेसरी ड्रैगिंग है बहुत ज़्यादा, यानी आपने जो है वो कई तरह के रोल्स पाकिस्तान से, डांसर भी, एक चीटर भी, और जो एक इंसान अभी औरत बन के घूम रहा है उसको भी, मतलब आपने हर तरीके का मटेरियल जो है ना वो उससे पाकिस्तान से जोड़ दिया। देन रशियन वीमेन जोक्स वर टोटली डिसगस्टिंग कि उसको पाकिस्तान से जोड़ देना और फिर उसके बाद जब उनके ऊपर बात करते रहना बैठ के। फिर उसके अलावा बहुत सारे एंटी फेमिनिस्ट जोक्स भी थे। रवि किशन का जो कैरेक्टर है, इज़ ऑलवेज अपोजिंग वीमेन के, घर तोड़वा देती हैं, नाचने वाली हैं। फिर उसका जो एक रशियन वुमेन थी, मेरे ख्याल से वो कौन थी, जो कि उनके जो रवि किशन के फादर बने, जो कि हर वक्त औरतों के साथ ही रहते हैं, उनके साथ भी जो फॉरेनर थी जो मर गई थी, मतलब वो भी इतनी ज़्यादा फेकनेस और इतना ज़्यादा फेक एक्सेंट एंड शी वॉज जस्ट स्पीकिंग लाइक अ रोबोट। फिर उसके बाद वो बीच में एकदम से पंजाबी टच से थे ना, मतलब सो क्रिंज, बहुत क्रिंजी मटेरियल है इस मूवी में, जिसको देख के मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी। कॉमेडी बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जो प्लॉट ग्रेवयार्ड पे उन्होंने क्रिएट किया है, मतलब कि वो उसको कुछ खिलाती है वहाँ का कोई फ्रूट या क्या, तो वो उसकी वजह से हाई हो जाते हैं और ग्रेव्स में से जो वो सारे लोग निकल के डांस करना शुरू हो जाते हैं। फिर वो सॉन्ग आता है पहला तू दूजा तू, तब यार वो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, बहुत एक्स्ट्रा, बहुत ओवर। तो यहाँ तक मूवी मेरी बिल्कुल भी समझ आ नहीं रही थी। जो डायलॉग्स थे, जो कॉमेडी थे, बिल्कुल भी वो हंसा नहीं पा रही थी मुझे नहीं पता लोगों को उसमें क्या कॉमेडी नज़र आई है। हाँ, जो चीज़ें हैं कुछ, अगर इसमें कॉमेडी ज़रा भी थी तो मैं उसकी आगे बात करूँगी। लेम बैकग्राउंड था पहला तू दूजा तू सॉन्ग का, पहले भी उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे थे, लेकिन इसके अलावा वैसे भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेम उसका क्रिएशन जो थी, बैकग्राउंड था। राजा के घर में जो लोग थे, उसके फादर, उसके दोनों भाई, बेटा, वो कोई भी मुझे जो है वो कोई फ़नी एट ऑल नहीं लगा। एवरीथिंग वाज फोर्स्ड। सेक्सिस्ट जोक्स हैं राजा की फैमिली के ज़रिए। जस्सी जो है वो उसको कर्नल दिखाना नेसेसरी था। ये भी, अगर आपको किसी फादर को ही रिप्रेजेंट करना था बेटी के लिए, मेरा ख्याल से उन्होंने वो उनके ऊपर अपनी धाक बिठाने के लिए और थोड़ा सा दोस्त जमाने के लिए बताया था कि भाई वो कर्नल है, ताकि वो ज़ेर असर आ जाए। लेकिन आप पैसे वाला भी दिखा सकते थे, कोई बिजनेसमैन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बिला वजह मतलब कर्नल को ऐड करके और फिर बताना कि भाई पाकिस्तान से आपकी लड़ाई कब हुई थी। तो उन्होंने जो वो बॉर्डर मूवी का रेफरेंस दिया कि मैं सब कुछ जो उसने क्रिएट किया। तो रेफरेंसेस जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा होते हैं मूवीज़ में ना आजकल इन लोगों की, मैंने पहले भी ये बात करी थी, रेफरेंसेस के बगैर कोई मूवी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, लास्ट सीन जो था ये भी मैं बैड पॉइंट में शामिल करूँगी। जब वेडिंग सीन था, जब डिम्पल जो है उसके ऊपर शैंडलियर गिर जाता है और वो इंजर हो जाती है, दैट वाज सो अननेसेसरी। मतलब आप लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि प्लॉट में जो है ना वो 10 लोगों ने बैठ के स्टोरी लिखी है, जिन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये भी डाल दो, ऐसा करो, ये जो है ना ये भी कर दो, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मतलब इस तरह करके आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो फोर्स्ड आपने डाल दी, जिनका ना कोई सर पैर था, उसके बगैर भी स्टोरी कंप्लीट हो सकती थी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यू गुड पॉइंट्स। एक तो फिल्मिंग जो पूरी वेडिंग सीन की थी, उसके जो कलर्स थे, कॉस्ट्यूम्स थे, उन सब के जो अरेंजमेंट्स थी, जो खाने से लेके छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हर चीज़ जो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और उसके ऊपर वाकई में लग रहा है कि मेहनत की गई है उस सीन के ऊपर, पैसा लगाया गया है। क्योंकि मेन जो रहा था, सबके जो वो राज खुल रहे हैं, सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, मेन चीज़ें जो वो सीन में, ये ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट वगैरह सब उसमें। आखिर में जो मैसेज था वो थोड़ा सा अच्छा था कि जो राजा है उसकी फैमिली एक्यूज़ कर रही है सबा की फैमिली को बुरे होने पे, डांसर होने पे, लेकिन फिर जो उसकी अपनी रेवलेशन होती है कि वो खुद भी जो वो रियल फादर नहीं है अपने बेटे का, तब जो है वो जाके उसको एहसास होता है दैट व्हाट ही वाज डूइंग। फिर उसके बाद दुल्हा का जाके अपने बाप से बोलना, आप कहेंगे तो शादी कैंसिल हो जाएगी, आप कहेंगे तो हो जाएगी। मतलब मैन यू डूइंग, पहले आपने कहा कि पापा बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी मर्ज़ी ज़रूरी है। अब जब सब कुछ लड़की वालों ने कर लिया तो आप कह रहे हो कि पापा चाहेंगे तो शादी कैंसिल हो जाएगी। खैर, वो एक इमोशनल ड्रिवन मोमेंट था। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तानी वुमेन को फाइनली जो है वो आखिर में बड़ा अच्छा दिखा दिया कि भाई वो तो इतनी अच्छी है कि उसने इन लोगों के लिए जो है वो कुर्बानी दी, राबिया ने सेक्रीफाइस करी और इनके साथ रही।
केयरिंग दिखाई है। जो राबिया का कैरेक्टर प्लेड बाय मृणाल ठाकुर केयरिंग है, सपोर्टिव है, दूसरों का सोचती है, एम्पैथेटिक है, मदर फिगर सर्व कर रही है सबा के लिए, लॉयल भी है और शी हैज़ अ चार्मिंग पर्सनैलिटी। इसके अलावा टैंक वाला जो सीन था वो थोड़ा सा रियलिस्टिक और फ़नी, मतलब रियलिस्टिक फ़नी था, रियलिस्टिक तो कुछ भी नहीं था मूवी में, लेकिन जो फ़न था दैट वाज रियल। क्योंकि उसमें वाकई में ये था कि आप आर्मी के कर्नल बन रहे हो लेकिन अगर आपसे गोली चलाने तक तो आपको आती नहीं है, एक पिंड का वो इंसान है सीधा साधा, तो मतलब आप उसको कह दो अगर कि गोली चला के दिखाओ तो उसको पहले आई नहीं। उसने जो जुमला बोला था कि मैंने बोतल के ऊपर जो मक्खी बैठी थी उसको उड़ा दिया है, और बोतल उड़ाना तो जो है वो बच्चों का काम है। फिर उसके बाद उसने कहा मैं तो टैंक चलाता हूँ, तो उन्होंने टैंक बुलवा लिया। फिर वो टैंक जो है वो चला के फिर वो उस पर गूगल पे सर्च करी, मतलब इट वॉज ऑल लेम, लेकिन थोड़ा सा उसमें फ़न ऐड हो गया था, थोड़ी सी जो वो एक क्रिएट हो गया था ना कि ऑस के यार अब तो पता चल जाएगा कि ये जो है वो झूठा है और गलत बता रहा है। ऑन द फनी नोट सब कुछ था, अगर सीरियसली इसको लिया जाए तो ऑब्वियसली बड़ी गलत बात होगी किसी को धोखा दे के आप शादी कर रहे हैं। एंड में जो मैसेज कन्वे ये भी हुआ कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं दैट डोंट मैटर एट ऑल। असल चीज़ जो मैटर करती है वो करती है केयर, रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी से बने हुए रिलेशंस, जो कि जस्सी और राबिया के दरमियान था। दे वरंट स्पाउसेस, स्टिल दे केयर्ड फॉर सबा, स्टिल दे मैनेज्ड हर वेडिंग। जबकि उसका असली बाप जो है वो एंड में आता है, दारू पीता है, शादी खराब करने की कोशिश करता है। संजय मिश्रा को दिखाया है उनका जो कैरेक्टर के बार बार वो क्यों आता है बीच में कि इनकी शादी रुकूंगा। मैं उसको कोई रिलेटिव समझ रही थी लेकिन वो तो असली बाप निकला। लेकिन आखिर में जब वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो सबा का सीन था कि हम सिर्फ नाचने वाले हैं और ऐसी चीज़ ऐसे ऐसे काम नहीं करते, तो उसको थोड़ा सा इमोशनल कर दिया था। ये मूवी के एंड में अचानक से लोग पता नहीं कैसे इमोशनल हो जाते हैं, इतना सख्त और इस तरीके का इंसान दिखाया, इतनी बैड माउथिंग करता है वो ऐसी औरतों के बारे में, और सडनली जो है वो अचानक से उसके बाप फिगर जा गई। शायद वो इस रेवलेशन की वजह से कि जो उसके साथ भी हुआ, फिर उसकी वाइफ को भी दिखा दो। सो वीमेन को जो वो थोड़ा सा ऑप्रेसिव भी इसमें दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर जोक्स करना भी जायज़ है। कि जस्सी की वाइफ हो गई, वो भी उसको चीट कर रही है। फिर जो सिर्फ एक पाकिस्तानी वुमेन जो डांसर है, तो उसका वो मतलब बैकग्राउंड बुरा तो करके दिखा ही रहे हैं ना, मतलब किसी ना किसी तरह तो बुरा औरत को वो बना ही रहे हैं थोड़ा बहुत। तो सेक्सिस्ट चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली जो राजा है उसके जोक्स और वो सब बुरा नहीं लग रहा, लेकिन जो उसकी फादर जो हरकतें कर रहे हैं, हाँ वो सीन में फ़नी था वेडिंग में, कि जब भी जो है वो उनकी सबा की फैमिली पर सवाल उठाने की कोशिश करता है तो अपने फादर को देख लेता है जिनकी अय्याशी नहीं ख़त्म हो रही उनकी। तो ये बड़ा फ़नी सीन था कि पहले जो है वो उसका पता चलता है कि वो राबिया का हस्बैंड, एक्स हस्बैंड जब वो आके खड़ा हो जाता है, फिर वो कहती है कि सॉरी आप जस्सी को नहीं बताइएगा, तो फिर वो जस्सी की वाइफ आके खड़ी हो जाती है, तो वो कहता है कि यार तुम लोग हो कौन। फिर वो अपने फादर की तरफ देखता है तो उसे शर्म आ जाती है। तो वो जो है ना वो सीक्वेंस और कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था, वो कॉमेडी था। फाइनल वेडिंग सीन जो वो मैंने थॉरली इन्जॉय किया। अपार्ट फ्रॉम होल मूवी मैंने सिर्फ इस सीन को इन्जॉय किया और सिर्फ इसी की वजह से जो वो मैं इसको थोड़े से मार्क्स दे दूँगी 10 में से 5। फर्स्ट वीक की जो इसकी कलेक्शन रही है इस मूवी की 24.75 करोड़ है, और ये अजय देवगन की फिल्मोग्राफी में 10th हाईएस्ट अर्निंग फिल्म है, जबकि मृणाल ठाकर की जो है वो ये 3rd हाईएस्ट अर्निंग फिल्म है ऑलरेडी। अच्छा, इसका जो डिक्लाइन है, जैसे ये वेडनेसडे थर्सडे आई थिंक सो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद जो इसका डिक्लाइन आया है वो मंडे से आया और कंटिन्यूड डिक्लाइन चल रहा है इसका। और फर्स्ट वीक में ये 50 करोड़ मार्क जो है वो हिट नहीं कर सकी, कलेक्ट नहीं कर सकी। दैट इज़ अ ह्यूज फेलियर फॉर दिस फिल्म। अदरवाइज जो वो कमा तो रही है फिल्म, बहरहाल इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। और इसके बारे में मैं बात करूँगी रिकमेंडेशन के बारे में, तो इससे पहले मैं धड़क 2 की बात कर लेती हूँ, जिसका बजट जस्ट 60 करोड़ का है, जिसमें मार्केटिंग और प्रमोशन भी शामिल है। इसको लिखा है और डायरेक्ट किया है शाजिया इकबाल ने, एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय धर्मा प्रोडक्शंस। जी स्टूडियोज एंड Cloud9 पिक्चर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है। अच्छा, ये जो है वो स्पेशल सीक्वल है धड़क का, और स्पेशल टू मेंशन कि ये तमिल फिल्म परियरम पेरुमाल इसका रीमेक है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि भाई ये जो फिल्म है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ दैट फिल्म। ये हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, लेकिन मेरे नज़दीक ये ट्रैजिक फिल्म है। इसको ट्रैजिक रोमांटिक भी नहीं कह सकते, बिकॉज रोमांस जो है इज़ जस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस मूवी, इट्स नॉट एक्चुअली अ रोमांटिक मूवी। ये बहुत ही ट्रैजिक डार्क फिल्म है। इसकी जो मेन लीड्स में शामिल हैं सिद्धांत चतुर्वेदी एंड तृप्ति डिमरी इन लीड रोल्स, जो कि 1 अगस्त को ये भी रिलीज़ हुई है। अच्छा, इसकी जो 5 डे की टोटल कलेक्शन है जस्ट 14.35 करोड़,
तो ऑब्वियसली इट इज़ फार बिहाइंड द सन ऑफ सरदार 2। और इसकी जो फिल्मिंग हुई है वो भोपाल और सीहोर में, कॉलेज सीन्स जो है वो मुंबई की यूनिवर्सिटी में दिखाए गए, जो कि दिखाए जा रहे थे इसमें मोस्टली। अच्छा, इसमें जो है वो जो स्टार्टिंग सीन था ना वही बहुत हॉरिफिक था, जिसमें हम देखते हैं कि सौरभ सचदेवा जो है वो शंकर का रोल प्ले कर रहे हैं। हमने देखा कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं व्हेन द गर्लफ्रेंड लीव्स द रूम, तो शंकर जो है वो एक आई थिंक सो राइटर बन के घर पे आता है और फिर बस लड़के को धक्का दे देता है। तो मतलब उसकी बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब साइकोटिक पर्सनैलिटी है, जो बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है। और उसको बाद में भी हम देखते हैं कि वो एक लड़की को सुसाइड अटैम्प्ट करके और उसको मार देता है। तो मतलब क्या है कि वो एक ऐसे इंसान का रोल प्ले कर रहा है जो सोसाइटी को क्लीन करते हैं, जिनको पैसे नहीं चाहिए। वो खुद को कहते हैं कि हम क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम तो सोसाइटी को क्लीन कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक स्टार्ट था, जिससे मुझे हुआ कि ये कैसे रोमांटिक फिल्म हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि सिद्धांत जो है वो इसमें प्ले कर रहे हैं नीलेश, जिसको फ़नी में जो नीलेश BLLV भी कहते हैं। और तृप्ति दिमनी जो है वो वेदी का रोल प्ले कर रही हैं, वेदी भारद्वाज। इसके अलावा जो है वो सात बलरामी हैं जो कि रॉनी उनके भाई बने हैं, उसका रोल प्ले कर रहे हैं। शेखर एक स्टूडेंट है उनका, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि प्रियंक तिवारी ने प्ले किया है। अच्छा, प्लॉट की अगर मैं थोड़ी सी इसकी बात करूँ, सो ऑल दो ये थोड़ा सा जो स्टार्ट सिद्धांत और जो तृप्ति का कैरेक्टर है उनका स्टार्ट जो है वो रोमांटिक आई कैचिंग से हुआ उन दोनों के दरमियान, जिसमें सीन जो था वो बड़ा अच्छा था कि इसको दिखाया कि वो ढोल वाला है, अपने दोस्तों के साथ है, ढोल बजाते हुए उसको देख रहा है और जो मतलब वो जो है वो जा रही है वहाँ से। तो मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि यार प्लीज़ डोंट टेल मी कि इसको अब ढोल वाले से प्यार हो जाएगा, लेकिन खैर वो उसको ऐसा नहीं है। वो जस्ट उससे नंबर लेती है शादी में आने के लिए, शादी में गाने वाने बजाने के लिए। मेनली जो ये है वो है कास्ट डिफरेंसेस पे, क्लासिज्म, कास्टिज्म और जो सर्वाइवर्स होते हैं इन सारी बातों के, उन पे उसका क्या असर पड़ता है और रोमांस जो है वो कितनी बारीकी से जो है वो निकल जाता है आपके हाथ से जब आप इस चीज़ को फेस करते हो। ये उन तमाम जो फैंटेसी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक आई ओपनिंग मूवी है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी का जो बेस्ट डायलॉग था वो मुझे ये लगा, जब वो वेदी जो होती है, जब वो कहती है कि मुझे तो मतलब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम बताओ मुझे, तो वो कहता है कि जिनको नज़र नहीं आता वो देखना ही नहीं चाहते। एंड दैट इज़ सो ट्रू। बहुत सारी चीज़ें जो हम माशरे में होते हुए देखते हैं, नज़रें चुराते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने पार्टनर्स से भी चाह रहे होते हैं कि हमें पता चले, वो बताएं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नज़र आ रहा होता है, हम खुद देखना नहीं चाह रहे होते। तो ये चीज़ दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस होती है उसके लिए। हार्श रियलिटी है जो कि आपके क्लासिज्म, सोशल क्लीनिंग और रैप्ड इन अ साइकोपाथ। रोमांस कैसे फॉल हो सकता है, रोमांस जो है वो इट्स नॉट ऑल अबाउट रोमांस एंड लव। इसमें तृप्ति का जो जुमला है इसमें कि प्यार काफ़ी होता है, तो जिस तरह वो नीलेश बोलता है एंड वेरी रियलिस्टिकली ही सेड कि यार प्यार नहीं होता काफ़ी, तुम नहीं रह पाओगी इस जिस तरीके का जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं। नीलेश के बारे में बात करूँ तो एक डिफरेंट किस्म का, मूवी का तो वो हीरो है बट ही इज़ नॉट एक्चुअली द हीरो इन द मूवी, वो ही इज़ अ विक्टिम, जो कि अपनी आइडेंटिटी को कन्फ्रंट नहीं कर सकता। उसका बाप जो है वो नाचने को पसंद करता है, उसको अपने बाप से प्यार बहुत है, लेकिन उसके काम से शर्म आती है उसको। मुझे अच्छा ये लगा कि जो नीलेश का रोल है उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी सिद्धांत की कि ही अपीयर्स टू बी अ ट्रू पुअर पर्सन। हाँ, मतलब जिस तरह उसके हेयर को किया गया है, एक मैसी चेहरा उसका फेडेड सा है, कोई मतलब उसके चेहरे पे मेकअप एक्स्ट्रा रियल रखा गया है, येट होल्डिंग द पेन इनसाइड, यानी उसके चेहरे से, उसकी आंखों से जो वो पेन नज़र आता है। सो उसकी अपीयरेंस जो वो बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट है। इसके अलावा विधि जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट गर्ल है जो कि अपने लिए स्टैंड लेना बिल्कुल जानती है, अपने मकसद के लिए जिससे वो प्यार करती है उसके लिए स्टैंड लेना जानती है। क्लियर हेडेड गर्ल है जिसको पता है क्या करना है, और वो नीलेश को काफ़ी सारी चीज़ों में जो है हेल्प आउट करती है, उसकी पढ़ाई में, उसको जो है वो दूसरों से बचाने में, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है हेल्प करती है। रोमांटिक इनकाउंटर उनका बहुत खूबसूरत होता है जब वेदी जो है वो उसको अपनी मदर के बारे में बताती है कि मेरी माँ जो है वो नहीं रही, और बचपन में जब मैं छोटी थी तब वो बताती है। वो जो उनका सीन है रोमांटिक, दैट आई रियली लाइक्ड, क्योंकि उसमें जो है ना नीलेश ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, थोड़ा करेज दिखाया। नॉर्मली नीलेश को एक ऐसा इंसान दिखाया कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, और मतलब जो दिखाते हैं ना हीरो के, हाँ आजा मेरे सामने, मैं बताता हूँ तुझे कैसे मारेगा, मुझे हाथ कैसे लगाएगा,
नीलेश को ऐसा नहीं दिखाया। ही एक्चुअली गेट्स स्केयर्ड, ही एक्चुअली इज अफ्रेड ऑफ द पीपल। जो उसका मजाक उड़ाते हैं, जो उसको बुली करते हैं, वो उनसे खौफजदा रहता है। और उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत खूबसूरत है कि जिस तरह वो ये सब करने नहीं आया था, पॉलिटिक्स में पढ़ने नहीं आया था, बट फोर्सफुली ही वॉज इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। उसने जो वही हरकतें शुरू कर दी कि वो जो बैड बॉयज़ हैं उनकी सीट पे जाके बैठ गया कि मैं देखता हूँ किसका नाम लिखा है, मैं उसने अपना नाम लिख दिया। तो जो कुछ इस तरीके के सीन्स थे ना, वो एक बहुत पेनफुली शो कर रहे थे दैट हाउ ही इज़ फोर्स टू डू ऑल ऑफ दिस। वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन इतना ज़्यादा उसको जो है वो किया गया है, इस पॉइंट पे लाया गया है। और सिद्धांत चतुर्वेदी की नो डाउट परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ये जो पोर्ट्रेल होता है ना, एक चॉकलेटी हीरो बनना जो है वो थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि आपको मेकओवर ऐसा किया जाता है, लेकिन ऐसा हीरो बनना कि जो वाकई में बेचारा लगे, जिसकी आंखों से जो है वो पेन नज़र आए, जो कि सफरिंग कर रहा है, ही इज़ कंटिन्यूसली सफरिंग, जिसके हर थोड़ी ज़िंदगी में हर थोड़ी देर में जो है वो एक बैड न्यूज़ वेट कर रही होती है। तो उसका जो है वो ऐसा करना, फिर वो अपने बाप को जिस तरह देखता है नाचते हुए, तो अपने बाप से प्यार करता है लेकिन उसको शर्म आती है। फिर वो सीन वो बहुत ही अच्छा जो उसके फादर ने रोल प्ले किया है, जो एक्टर ने, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। जब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर उनको बुरे तरीके से बुली हरास किया जाता है और वो अपने बाप को बचाने आता है, तो ये सब बहुत अच्छा था। तो मतलब मुझे नीलेश इसलिए अच्छा उसका कैरेक्टर लगा क्योंकि भाई वो एक ऐसा हीरो नहीं दिखाया कि मैं अपने हालात तो सही कर नहीं पा रहा और हीरोइन के लिए जो है वो पागलों की तरह दुनिया से लड़ने निकल पड़े हैं बगैर ये देखे कि पीछे क्या हालात है। ही इज़ रियलिस्टिक, ही नोज़ व्हाट ही इज़ फेसिंग एंड ही डोंट वांट टू इंक्लूड विधि विद हिम ऑल्सो। वो नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी उसके साथ बर्बाद हो, तो वो उसको सही तरीके से बताता है। वो शादी वाला सीन बड़ा ही अपसेटिंग था कि जब वो थोड़ा सा निकलने की कोशिश करता है कि हाँ शायद मुझे भी कोई अच्छा हो सकता है मेरे साथ, लेकिन जिस तरह उसके साथ मारपीट होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल और सीन था, बहुत इमोशनल सीन था। उसको मारते हैं और फिर उसके जो विधि के फादर हैं वो एक ग्रे कैरेक्टर हैं जो कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, कास्ट सिस्टम ये वो, क्योंकि विधि जो है वो एक अपर क्लास की लड़की है। तो वो उसको समझाते हैं कि बेटा तुम इस मेरी बेटी के पीछे से चले जाओ वरना सब तुम्हें मार देंगे और उसको भी मार देंगे। तो इसके अलावा उसमें जो वो सेक्सिज्म भी बहुत ज़्यादा है कि जो लड़का है वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा है, डिसाइड कर रहा है अपनी बहन के लिए बगैर उससे पूछे कि वो क्या चाहती है, और सबको मारता फिर रहा है क्योंकि उसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल है। तो इसमें जो वो तृप्ति की परफॉर्मेंस पूरी मूवी में मुझे उस जगह अच्छी लगी जहाँ इस बात के लिए स्टैंड लिया, जो वो घर वाला सीन था। जब वो घर आके कहती है कि ठीक है मैं कल से जीन्स भी नहीं पहनूंगी, ऐसा कर, मोबाइल फेंक देती है, कहती है ऐसा करती हूँ मैं अंदर बैठ जाती हूँ। फिर उसकी चाची जो बोलती है कि बस कर दे बेटा, तो कहती है कि बस आप बस करें, अगर आपने कुछ बोला होता तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी वीमेन हु डू नॉट टेक स्टैंड फॉर देम सेल्व्स, तो उसकी वजह से बच्चों को क्या क्या सफ़र करना पड़ता है फ्यूचर जनरेशन में। तो वो चीज़ बहुत अच्छी पोर्ट्रे की गई। और वो जो विधि जिस डेप्थ में बात कर रही थी अपने बाप से, बोलती चली जा रही थी, ऑल्दो फ़र्क तो किसी को कुछ नहीं पड़ा, लेकिन वो सीन अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट आई डोंट नो व्हाई तृप्ति डिमरी की परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा होता है जो हमेशा मिसिंग रहता है। वेन एवर शी ट्राइज हार्ड टू पोर्ट्रे दैट थिंग, कुछ उनके फेशियल फीचर्स के साथ या तो मसला है या क्या है कि शी इज़ अनेबल टू डिलीवर दैट डेप्थ। मिसिंग सा लगता है कि यार नहीं वो चीज़ नहीं आ पाई, मज़ा नहीं आ पाया। तो ये थोड़ी सी जो है ना वो अननोइंग लगती है मुझे बात उनको लेके। जैसे सिद्धांत का कैरेक्टर है दैट ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल एंड जो उनका फ़्लो है वो मेंटेन है, जबकि तृप्ति का जो फ़्लो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कभी उनके होंठों से वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पाती है, कभी आई एक्सप्रेशन जो है वो हो जाते हैं। बहरहाल रोमांटिक सीन्स में दे परफॉर्म बोथ वेरी वेल। एवरेज परफॉर्मेंसेस थी। जो सिद्धांत की परफॉर्मेंस है इसको मैं ज़रूर प्रेस करूँगी क्योंकि काफ़ी सारे मोमेंट है जब उनको बुली किया जाता है, जब उस पर जो है वो कालक फेंक देते हैं और जब उसको मारपीट करते हैं। अच्छा, लेकिन जो मुझे अच्छी बात नहीं लगी, देयर वाज टू मच एंड एक्सेसिव वायलेंस। मतलब यार वी नो वी गेट योर पॉइंट, हमें समझ आ गई आप क्या समझाना चाह रहे हो, बट देयर वाज वेरी मच वायलेंस, एक्सेसिव वायलेंस। और जो शंकर का कैरेक्टर हमने देखा उसका मकसद असल में ये था कि वही हायर किया जाएगा लास्ट में मारने के लिए नीलेश को। लेकिन मुझे एतराज़ात हैं कि मुझे ये फील हुआ था कि वो लॉ के स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं। स्टार्ट स्टोरी हुई थी शंकर से और उसकी ब्रूटलिटी पर। मुझे ये लगा था कि ऐसे क्रिमिनल्स को निकालने का काम जो है वो मूवी का मैसेज होगा। ये किया जाएगा कि लॉ के स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं, चलो समझ आ गया कि नीलेश की कौन कौन सी स्ट्रगल्स हैं, हाउ इज़ अ विक्टिम एंड हाउ ही इज़ सफरिंग।
लेकिन आप उसको जो है वो वहाँ पे एंड करके थोड़ा सा सीन्स को मिनिमाइज करके आप ये दिखा सकते थे फाइनली दे बिकम लॉयर्स, ठीक है, बड़ी मेहनत से जिस भी मुकाम पे आके जितनी भी स्ट्रगल्स उनको फेस करके, और फिर वो लॉयर्स बन के टुगेदर दे फाइट फॉर द सिस्टम, जो कि शंकर जैसे लोगों को एलिमिनेट करे इस सिस्टम से, जो कि अपनी मर्जी से जिम्मेदारी लेते फिरते हैं कि इसको कत्ल कर दो, इसको जीने का हक नहीं है, जो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। तो इस तरह जो है वो आप सोसाइटी क्लीनिंग का काम तो आपका है, तो आप ये करोगे, उनके केसेस लड़ोगे उन लोगों के। लेकिन मतलब स्टोरी जो है वो अनएंडिंग थी, कुछ कोई बात ही नहीं थी आखिर तक। जो वो लड़ाई होती रही, मैं यही देख रही थी मूवी इज़ अबाउट टू एंड, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नीलेश का वो आखिरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जो कैरेक्टर में उसके हुआ कि वो पागल ही हो गया, मारे चले जाए। चलो हाँ, उसको मारने की कोशिश की गई, वो रोनी के पीछे तक आया, उसके घर तक आ गया वेदी के, और फिर वो मार रहा है उसको बुरे तरीके से, और आखिर में उसको ग्रिल से जो मारने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है। दैट शोज़ कि वो जो है वो अभी भी इंसान है, और ही हैज़ ह्यूमैनिटी इनसाइड, और उसको पता है इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आखिर की जो भी इमोशनल स्पीच थी उसके ज़रिए वो अच्छी थी, जिसमें वो सारे मोहल्ले वालों के सामने वो करता है, बट इट वॉज अनरियलिस्टिक, क्योंकि ऐसा नहीं होता। लोग जो है वो इतनी आसानी से नहीं करते, सिक्योरिटी बुला लेते हैं, सिक्योरिटी पकड़ के ले जाती है। सो वो इतने अपर क्लासेस लोग हैं, तो उनके पास सिक्योरिटी कोई क्यों नहीं थी। दूसरी बात की, जो विधि के चाचू होते हैं, वो गन ले आते हैं और उसके ऊपर पॉइंट कर देते हैं। सो विधि जो वो चीखती है, वो क्राइंग मुझे अननेसेसरी लगी और थोड़ी सी क्रिंज लगी कि ये क्या हो रहा है, मतलब वाई शी इज़ क्राइंग। इट वॉज टू शो द इमोशन एंड एंगर बिल्ट अप इनसाइड हर विद टाइम, जो वो निकलता है उस वक्त, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने गोली नहीं चलाई, इसका मुझे जो है समझ नहीं आया। शंकर को इतना ज़्यादा ब्रूटल मर्डर दिखा रहे हैं, लेकिन वो कैसे भूल चूक कर देता है कि वो नीलेश को पटरी पे छोड़ के और फिर देखे जा रहा है जब वो उड़ भी रहा है। सो यू कुड हैव इजीली शॉट हिम, आप कुछ भी कर सकते थे। वो ऐसी ट्रेन के नीचे पटरी पे मर जाता, ट्रेन के नीचे आ जाता, तो मतलब कौन उसके लिए इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि यार वो सुसाइड से मरा है या उसका मर्डर किया गया, कौन कर रहा है? आप तो सबका मर्डर करते फिर रहे हो शंकर साहब, तो आप उसका भी, मतलब असल में शंकर का जो पर्पस है ना, वही दिखाया गया था कि वो जितने भी लोगों को मारता था ना, जो हमने मूवी में देखा, एक लड़के को मारा, एक लड़की को, तो वो ऐसे मारता था कि वो सुसाइड लगे, वो मर्डर ना लगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब जब वो उठ के भाग रहा था तो वो कुछ भी कर सकता था, ऐसी कोई भी चीज़। बहरहाल, अच्छा, इसके अलावा दो अच्छे कैरेक्टर्स और थे जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक प्रिंसिपल का कैरेक्टर जो कि अच्छा लगा मुझे, क्योंकि शुरू में उन्होंने वही किया जो रियलिस्टिक अप्रोच थी, जो करनी चाहिए थी। जब नीलेश की लड़ाई हो जाती है तो वो उसी को बोलते हैं, उन्होंने शुरू में भी उसको बोला था कि पॉलिटिक्स में मत पड़ना, यानी वो अंदर से जो है ना, वो लोग नहीं होते जो अंदर से भलाई चाहते हैं लेकिन ऊपर से सॉफ्ट कॉर्नर अपना शो नहीं करते, तो वो इंसान थे। उन्होंने नीलेश को सस्पेंड करने का भी इरादा किया, फिर उसके टीचर ने उसकी सिफारिश करी, तो उसने कहा कि अगर मैं इसको रख लूँगा तो सब ये कहेंगे मैं उसको साइड कर रहा हूँ। और आखिर में जब वो अपने बाप के साथ आता है, तो जिस तरह वो उसको समझाते हैं कि तुम अपने बाप की आइडेंटिटी से डरते हो, और फिर जब वो आखिर में बोलता है कि दो ही ऑप्शन है, या तो लड़ लो या फेस कर लो, तो मतलब वो बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन थी उनके दरमियान। एंड ही वॉज अ ट्रू मेंटोर टू हिम, जो उन्होंने सही बातें जो उसको समझाई हैं। इसके अलावा जो शेखर का कैरेक्टर है, उसके लिए मुझे अफसोस हुआ कि आखिर में किस तरह मतलब वो दिखाया कि स्टूडेंट्स जो वो मसाइल फेस करते हैं जिनको सीरियस नहीं लिया जाता, और फिर वो दे एंड अप कमिटिंग सुसाइड। तो उसकी वजह से भी जो है वो नीलेश बहुत ज़्यादा डेवस्टेट हो गया था वो सब देख के भी। ओवरऑल जो है वो मूवी की अगर बात करूँ, इट वॉज गुड, बट इट वॉज सो टॉर्चरस एंड डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। एक सॉन्ग जिसका बस एक धड़क चाहिए, जो कि मेरे दोनों फेवरेट्स ने गाया है, बाय जुबिन नौटियाल एंड श्रेया घोषाल। दैट वाज अ रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसकी फिल्मिंग भी बहुत खूबसूरत है, एंड दैट इज़ द रोमांटिक सॉन्ग जो स्टार्ट में आ जाता है जब उन दोनों की केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही होती है। सो वो बड़े अच्छे पॉइंट पे आया और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग लगा मुझे। अदरवाइज जो है वो मूवी की अब अगर बात कर ले, सन ऑफ सरदार 2 वर्सेस धड़क 2, इफ़ यू आर रूटिंग फॉर द कॉमेडी फिल्म, इफ़ यू आर इन अ लाइट हार्टेड मोड, सो डू गो फॉर सन ऑफ सरदार 2, क्योंकि धड़क 2 जो है वो एक बहुत सीरियस फिल्म है। और अगर आप किसी सीरियस स्क्रिप्ट की तलाश में हैं जो सिर्फ रोमांस ना दे, जो रोमांस और ट्रेजिक दोनों चीज़ें आपको मिला के, तो आप जो है वो धड़क 2 को देखने के लिए जाएं। लेकिन जो है वो ज़्यादातर मोस्टली पीपल आर वोटिंग फॉर सन ऑफ सरदार 2। बट अगर आप जो है वो ऑफेंड होते हैं ऐसे जोक से जिससे मैं भी ऑफेंड हो रही हूँ, सो आपको जो है वो ये आपके लिए एक ट्रिगर वार्निंग है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे जोक्स हैं, ऑफेंसिव हैं। अदरवाइज जो है वो मूवी वॉज जस्ट ओके। और अगर आप लाइट हार्टेड नोट पे एक चीज़ देखना चाहते हैं, सो सन ऑफ सरदार 2 इज़ योर शुड बी योर चॉइस।
धड़क 2 जो है वो उसको देखने के लिए दिलगुर्दा चाहिए, और इतनी अप टू मार्क परफॉर्मेंसेस कोई नहीं थी, इतनी कोई ऐसी शानदार मूवी नहीं थी। लेकिन अगर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया तो मुझे जो है वो एक ओवरऑल देखने के लिहाज से सही लगी। थोड़ी बिट ऑफ एक्स्ट्रा वायलेंस जिसने मुझे बोर किया, इसके अलावा चीज़ें अच्छी थी, रियलिस्टिक थी, और हीरो और उसका जो कैरेक्टर है वो एक रियलिस्टिक उस पर बेस करता है। हीरोइन को भी जब दिखाया, शी डजंट लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, शी फेसेस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हर। तो इस तरह की चीज़ों ने जो है वो मूवी को थोड़ा सा, मेरे लिए तो मुझे ये मैटर करता है रियलिस्टिक होना, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे रियलिस्टिक रोमांस भी अच्छा लगता है। सो बहरहाल ये जो था वो इन दोनों का कंपैरिजन था। मैंने आपको बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इनकी थीम्स जो इनके अराउंड ये मूवीज़ घूम रही है इसके बारे में भी बताया, और परफॉर्मेंसेस के बारे में बताया। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो सन ऑफ सरदार 2 में द परफॉर्मेंसेस वर बेटर बाय सम ऑफ द पीपल। यहाँ पे जो है वो धड़क 2 में द परफॉर्मेंसेस वर एवरेज। सो चीज़ें अच्छी थी, साइड कैरेक्टर्स ने भी धड़क 2 में अच्छा परफॉर्म किया है अपने अपने रोल्स को। आप किस मूवी को देख चुके हैं और आपको कौन सी मूवी पसंद आई है, वो लोग जो है यहाँ पे ज़रूर कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।